गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर केसी स्टूडेंट फिजिक्स का आज हम लोग शुरू करेंगे। फिजिक्स में हम लोग क्लास 10th के लिए भौतिक शुरू कर रहे हैं। जो भौतिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को साइंस में होता है। एक चैप्टर भौतिक है जिसका पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे आज। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को हम लोग देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को देखेंगे हम लोग। देखना नहीं होता किचन देखें। सबसे पहला हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में। तो प्रकाश विकिरण, प्रकाश जो है किसका है? विकिरण ऊर्जा के एक रूप है। प्रकाश जो विकिरण ऊर्जा के एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है। तो प्रकाश एक हो गई, हम लोग को प्रकाश की चर्चा की जा रही है। तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती। किसकी संवेदना? दृष्टि की संवेदना होती है, की संवेदना होती है, संवेदना होती है। तो प्रकाश विकिरण के एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण क्या होती है? दृष्टि की संवेदना होती है। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश की दृष्टि संवेदना के साथ साथ संचार का साधन भी क्या किया जाता है? प्रदान करता है। प्रकाश के दृष्टि के साथ साथ, प्रकाश की दृष्टि के साथ साथ, प्रकाश की दृष्टि प्रकाश की दृष्टि की संवेदना के साथ संचार के साधन भी प्रदान करता है, तो प्रकाश की दृष्टि के साथ साथ हम लोग क्या देखें? संचार के साधन भी क्या करता है? प्रदान करता है। तो प्रकाश विकिरण का ऊर्जा के एक रूप होता है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है, और प्रकाश की दृष्टि की क्या है? संवेदना के साथ साथ संचार के भी साधन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग अथवा यांत्रिक तरंगे है। प्रकाश की बात किया जाए तो कैसी तरंग है प्रकाश? तो प्रकाश की जब चर्चा की जा रही है तो प्रकाश कैसी तरंगे है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग, चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगे या अर्थात हम कह सकते हैं या यांत्रिक तरंगे है, या अयांत्रिक तरंगे है, या यांत्रिक तरंगे है। तो प्रकाश कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है या यांत्रिक तरंगे है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हमेशा कि आप लोग से पूछा जा सकता है कि प्रकाश कैसा तरंगे है, तो आप लोग जवाब दिए प्रकाश या तो विद्युत चुंबकीय तरंग है या यांत्रिक तरंगे होते हैं प्रकाश। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अयांत्रिक जिनके संचरण के लिए द्रव्यमान्य
माध्यम की आवश्यकता होती है और द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश के संचरण के लिए। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग अर्थात यह यांत्रिक तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए हमें द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सब जगह अलग अलग होती है। देखा जाए तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, तो हम लोग समझ गए प्रकाश की चाल की बात किया जाए कहाँ पे, निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है तो देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। सोच सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल 1 2 3 4 5 6 7 1 8 वह 8 1 आए दहाई सैकड़ा हजार, 1 आए दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 आए दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ है। 1 सेकेंड में कितना, 30 करोड़। ठीक ना। इस तरह से चाल में, किस में चाल है, निर्वात में इसकी चाल है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। हर जगह इसकी चाल अलग अलग होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रकाश तरंग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उन्हें जोड़ने वाले सररेखीय पथ में गमन करती है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश किरण क्या है या प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश किरण के बारे में पूछा जाए तो प्रकाश किरणें तो हम लोग समझते हैं प्रकाश किरणें के बारे में। प्रकाश तरंगे एक बिंदु से, किस बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उन्हें जोड़ने वाले सरल रेखा, उन्हें जोड़ने वाले सरल रेखीय पथ में गमन करती है, जिन्हें प्रकाश का किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश के किरण कहते हैं, कहते हैं प्रकाश की किरण के समूह को। एक बात और आप लोग रखिएगा या नोट में करके आप लोग को इम्पोर्टेंट हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश कैसी तरंगे है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग या आंतरिक तरंग कह सकते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। निर्वात में कितना चाल होती है प्रकाश की, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश किरण क्या है तो प्रकाश किरण प्रकाश तरंग के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ने वाले सररेखीय पथ में गमन करती है, जिन्हें हम प्रकाश के किरण कहते हैं। और प्रकाश के किरण की समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो एक रिलेटेड प्रकाश के किरण के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण एक प्रकाश की तरंग एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक एकदम सीधी रेखा यहाँ से गमन कर रही है,
तो ये प्रकाश किरण हो गया, जिन्हें हम प्रकाश के किरण कहते हैं। एक मान ली यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ गया सीधे रेखा जा रही है, रेखा पथ में गमन कर रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ने वाली रेखा ये है। एक बिंदु ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हुआ, ये पॉइंट बी है। इसके जोड़ने की कार्य कौन कर रहा है? ये रास्ता कर रहा है, गमन कर रहा है, एक सीधी पथ की ओर कर रहा है। इसी सरल रेखा पथ को गमन करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। इस तरह से हम लोग को प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज के बारे में हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं परावर्तन के बारे में, समझते हैं परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन, तो परावर्तन के बारे में आप लोग समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, तो एग्जाम के लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हो जाता है आप लोग को। प्रकाश के परावर्तन पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन को। तो देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किसी चिकनी सतह या दर्पण पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर या दर्पण पर पड़ता है, कोई भी एक प्लेन जगह या चिकनी सतह पर पड़ता हो, प्रकाश की किरण क्या पे पड़ती है? प्रकाश की, जब प्रकाश किसी चिकनी या सतह या दर्पण पर, चिकनी सतह या दर्पण पर पड़ता है, तो यह ठीक उसी प्रकार आपस आता है। किसी लाइट पे हम प्रकाश पड़ा तो ठीक उसी के सामने देखेंगे, या किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, ठीक उसी सामने आपस क्या होता है? ठीक उसी प्रकार से आपस आता है, जिस प्रकार किसी समतल दीवार से टकरा कर एक रबर की गेंद आपस आ जाती है। यदि हम एक दीवार पे, समतल दीवार पे एक रबर का गेंद फेंके, तो वहां से देखते हैं कि रबर जब गेंद फेंकते हैं दीवार पर, समतल दीवार पर, तो आपस मेरे पास ही आ जाती है। जिस तरह से फेंकते हैं उस तरह से आपस आ जाती है। उसी तरह प्रकाश किसी चिकनी सतह पर या दर्पण पर पड़ता है तो उसी तरह से आपस आ जाता है, आ जाती है। दीवार से टकरा कर रबर गेंद क्या हो जाती है? समतल दीवार पर यदि रबर की गेंद से हम फेंके तो टकरा कर रबर की गेंद आपस आती है। तो किसी सतह से प्रकाश के टकरा कर आपस आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग से पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन को बात आप लोग याद रखिएगा कि किसी सतह से प्रकाश के टकराकर आपस आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझ गए कि पर किसी सतह से प्रकाश के टकराकर आपस आने को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इस बात को आप लोग समझे होंगे कि किसी दीवार, समतल दीवार, किसी समतल सतह या चिकनी सतह या दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो आपस लौट जाता है। किस तरह से? जब समतल दीवार पर एक रबर की गेंद से फेंका जाए तो टकरा कर रबर की गेंद आपस फिर चलाता है, उसी तरह से। तो ठीक ना, तो हम लोग समझे कि प्रकाश के परावर्तन किसी सतह से प्रकाश के टकरा कर आपस आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रकाश का परावर्तन का, अब हम लोग समझते हैं प्रकाश पुंज के बाद। इसके बाद अब परीक्षा में बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इस बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इस बात को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में आप लोग देखिए।
तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन 2 होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। तो हम लोग समझ गए कि इनके नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कौन कौन सा नियम होता है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा जाता है हमेशा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो पहला नियम हम लोग देखते हैं, पहला नियम क्या है। पहला नियम कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। कोण I=2 कोण IR होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट को आप लोग देखिएगा। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा देखिएगा। दूसरा नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। किरण एक ही तल में होते हैं। आपको वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, जो कि आपके एग्जाम से के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात है उसी बात को बताया जा रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम हो गया आपतन कोण बराबर तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सब एक ही क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे की चर्चा किया जाए तो अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आप लोग समझिएगा। परावर्तन था, अब अपवर्तन की चर्चा किया जा रहा है। तो देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम की जब चर्चा की जा रही है तो आप लोग देखिए अब प्रकाश के अपवर्तन के भी पहले जान लेते कि प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है। तो देखिए आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने कि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स। अब हम लोग चलते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखते हैं कि अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा की जा रही है। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश पथ परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकाश के पथ में परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाने पर प्रकाश का पथ परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश के पथ में परिवर्तन को प्रकाश का चाल कहते हैं, प्रकाश का चाल कहते हैं। प्रकाश का चाल नहीं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए इनका भी नियम कितना होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के अपवर्तन के दो नियम हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम होते हैं। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन से भी पूछा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों को कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना है, तो 2 है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश के अपवर्तन को नियम को लिखे। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे नियम है। नियम 2 हो गया। तो पहला नियम क्या है, इस बात को देखिएगा आप लोग। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में होते हैं। तो हम लोग यहाँ से समझे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की, आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया, कोण की जाया अनुपात का अनुपात स्थिर होता है। का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। का अनुपात स्थिर होता है, स्थिर होता है। अब देखिएगा साइन आई बटे, अब यहाँ पर पहले समझ लिया आप लोग, प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर ही अभिलंब सभी किसी तल में होता है, सभी एक ही तल में होता है।
तो हम लोग समझे सभी एक ही तल में होता है। आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ। अब दूसरा नियम को आप लोग जानिएगा, आपतन की कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात क्या होती है, स्थिर होता है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाता है, स्नेल का नियम को हम लोग देखते हैं। स्नेल का अपवर्तन के नियम, आप देखिएगा स्नेल के अपवर्तन के नियम को, तो स्नेल के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का नियम, स्नेल के अपवर्तन का नियम स्नेल का अपवर्तन के नियम को देखिएगा तो सबसे पहले नियम क्या होता है, आप लोग यहां पर देखिए, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर म्यू 21। इस तरह से अब देखिएगा हम लोग, जब म्यू एक स्थिरांक होता है, जो म्यू है वो एक स्थिरांक होता है जिसे दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के क्या कहते हैं, म्यू जो होता है एक स्थिरांक है, जो जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो जहां म्यू 21 एक स्थिरांक है, स्थिरांक है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का के सापेक्ष अपवर्तनांक होते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जब म्यू 20 एक स्थिरांक हो जिसे दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे, जब एक से अधिक किरणें एक बिंदु से आरंभ होकर अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। एक बात को आप लोग समझिएगा कि जब एक से अधिक किरणें एक बिंदु से आरंभ होकर, जब एक से अधिक बिंदु, देखिएगा यहाँ पे आप लोग, जब एक से अधिक किरणें एक बिंदु से, मान ली यहाँ पे एक बिंदु है, पॉइंट है, यहाँ से किरणें चलती है, जब एक से अधिक किरणें एक ही पॉइंट से किरणें यहाँ से जा रही है, एक से अधिक किरणें मान लिए जा रही है यहाँ पे, जब ये सब किरणें जा रही है, अधिक किरणें एक से अधिक एक ही पॉइंट से जा रही है, जब एक ही पॉइंट से जा रही है, जब एक से अधिक, अब हम लोग देखते हैं कि जब एक से अधिक किरणें एक बिंदु से आरंभ होकर अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती है, अपवर्तन जाए या परावर्तन जाए, अपवर्तन जाए या परावर्तन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक बिंदु पर मिलती है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है, दूसरा बिंदु पहले बिंदु का यहाँ से चला स्टार्ट, जो यहाँ पे दूसरा बिंदु मिला, यहाँ पे मिला कहीं ना कहीं एक पर, तो पहला बिंदु दूसरे, अब हम लोग समझेंगे, पहले बिंदु दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब कहलाता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसके विभिन्न बिंदुओं के प्रतिबिंब से मिलकर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत सारे विभिन्न बिंदुओं से मिलकर उसका प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन वास्तव में मिलती तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो एक प्रतिबिंब आप लोग समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन में आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर में पूछता है हमेशा आप लोग के एग्जाम में। तो एक बात ये आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिएगा,
देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में चर्चा किया जाए। तो वास्तविक प्रतिबिंब, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग समझ, यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो बनने वाली प्रतिबिंब कैसी बनती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। तो आप लोग को पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में आंसर, यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हो, यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अंतर पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लोग के एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन जरूर पूछा गया है अभी तक, और 10 साल में इस बात को ध्यान रखिएगा, हर 1-2 साल पर अंतर बीच करके पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करने की जब बात होगा तो हम ये भी लिखेंगे, बात को पहला लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को एक भाग वास्तविक प्रतिबिंब में बांटेंगे, दूसरा भाग आभासी प्रतिबिंब में। तो लिख देंगे कि यदि प्रकाश के अपवर्तन के बाद वास्तव में मिले तो वह बनने वाले प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या कहलाती है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ पर्दे पर उतारा जा सको, पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात को हम लोग चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसके बात को देखिएगा आप लोग, आभासी प्रतिबिंब भी आपके एग्जाम में बोलेंगे। हम यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पढ़ाया जा रहा है वही एग्जाम में आप आएगा। इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितना भौतिक का वीडियो डाला जाएगा यदि तो वहाँ ही से क्वेश्चन आएगा, उससे कहीं से बाहर नहीं आएगा। एग्जाम के बाद आकर आप लोग वीडियो में मिला सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब की चर्चा किया जाए तो आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब के बारे में देखिए, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन परावर्तन के बाद, यदि प्रकाश की किरणें
कि किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद वास्तव में न मिलती हो। किस में न मिलती हो? वास्तव में न मिलती हो। वास्तव में न मिलती हो बल्कि पीछे बढ़ाए जाने पर मिलती हो। बल्कि पीछे बढ़ाए जाने पर मिलती प्रतीत होती है। तो बनने वाली प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तव आभासी प्रतिबिंब यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद वास्तव में न मिलती हो, उसमें क्या होता था? वास्तविक प्रतिबिंब में मिलती थी, यहाँ पे क्या करेगी? नहीं मिलती, लेकिन पीछे बढ़ाने पर, बल्कि हम कहाँ पे? पीछे बढ़ाए जाने पर मिलती प्रतीत होती है। तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगी? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगी। वहाँ पे थी कि वास्तव में यदि प्रकाश की किरणें अपवर्तन परावर्तन के बाद वास्तव में मिल जाती थी तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे, उसे पर्दे पर उतारा जा सकता था। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में जब यदि प्रकाश की किरणें प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद वास्तव में न मिलती हो तो बल्कि पीछे बढ़ाए जाने पर मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट कर कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। तो हाँ, हम लोग समझ गए कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में उत्तर पूछता अंतर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, यही सब बात को लिख देंगे दो पॉइंट में बनाकर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर को स्पष्ट कीजिए, इस बात को मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, देखते हैं दर्पण का सूत्र। अब इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अब किसी गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, किसी गोलीय दर्पण द्वारा या गोलीय लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति दर्पण के ध्रुव या लेंस के प्राकृतिक केंद्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर दर्पण निर्भर करता है। इस तरह से तो हम लोग देखते हैं, इससे आगे देखिएगा आप लोग, देखिएगा आप लोग तो हम लोग आभासी प्रतिबिंब को किस पर उतारा जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दर्पण सूत्र को देखते हैं। दर्पण सूत्र से हम लोग देखते हैं,
तो दर्पण का एक सूत्र होता है, इसी पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोग को। सूत्र एक सवाल तो पक्का पूछा जाएगा आप लोग को इस सवाल पे। तो इस फॉर्मूला पे A1/F = 1/V + 1/U, यह फॉर्मूला से आप लोग का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। (1/F = 1/V + 1/U पूछा जाता है, जहां F की मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा आप लोग। F का मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होता है। F की मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। और इसके बाद आप लोग भी मतलब समझिएगा, गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी। अब FU आ गया। F के मतलब आप लोग जानते हैं, F हो गया, V हो गया। अब U के मतलब समझिएगा, गोलीय दर्पण की दर्पण से वस्तु की दूरी। यहाँ से बच्चे एग्जाम में कन्फ्यूजन कर जाते हैं, ये दर्पण का सूत्र है लेकिन लेंस का सूत्र अलग होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेंस का सूत्र होता है 1/F = 1/V - 1/U होता है। इसी में जाकर स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं और एग्जाम में अपना गलत करके आ जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो लेंस के सूत्र जब पूछा जाए तो 1/F = 1/V - 1/U होता है। जब दर्पण का सूत्र पूछा जाए तो 1/F = 1/V + 1/U होता है। अब यहाँ पे समझते इससे आगे हम लोग अब इसके बाद हम लोग लेंस के सूत्र की चर्चा कर रहे थे, तो लेंस की सूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों को। लेंस की सूत्र का फॉर्मूला 1/F = 1/V - 1/U होता है, जहाँ पे F का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, गोलीय लेंस की फोकस दूरी। वहाँ पर दर्पण की दूरी था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी, गोलीय लेंस की फोकस दूरी। दूसरा बात आप लोग की U का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस की प्रतिबिंब की दूरी। और तीसरा बात को आप लोग याद रखिएगा, वो FU और V के मतलब यहाँ पर V हो जाएगा, ये V हो जाएगा। अब U देखिए, U का अर्थ क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस की वस्तु से दूरी। गोलीय लेंस से वस्तु की दूरी। इस तरह से हम लोग का हुआ यहाँ पर। तो आज आप लोग इतना ही तक रहने देते, कल इससे आगे आप लोग को बताया जाएगा।